कि these resources which are useful to our body or our universe, they should be preserved somewhere. They should be properly managed because they are very limited on this earth. They are not equally distributed. They are need to be, standardized for something. So for that particular management, what all thing that we need to consider is कोई ना कोई तो इन सब के आगे आए और इनको क्या करे, प्रोटेक्ट आउट करे. एंड इस प्रोटेक्शन के लिए व्हाट आई ऑल वांट इज कि कोई ना कोई तो लोग हैं जो मेरे फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे होंगे. कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या ना हो, डिप्लेश ना हो. सो फॉर दैट नेचुरल रिसोर्सेज मेरे लिए फॉरेस्ट जो है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग. And for this forest, I say it as an biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot. Bio means living, diversity means uniqueness, और hotspot मतलब ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपको हर एक चीज मिले, हर एक वैरायटी की चीज मिले. फॉर एग्जाम्पल एनी स्टोर, इफ आई टॉक ऑफ सैमसंग का स्टोर है, एप्पल का स्टोर है, तो वहां पे अगर आप जाते हो तो आपको हर एक अपने मोबाइल से रिलेटेड जो भी चाहिए होता है, मे बी हेडफोन, मे बी चार्जर, मे बी एन अडाप्टर, मे बी एन आईपॉड, वो उसी तरीके का आपको वहां पे मिलने के चांसेस क्या है, कंपैरेटिवली दे आर मोर. सो हियर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इफ आई एम टॉकिंग ऑफ. So bio here refers to the living form. और ये मेरे जो लिविंग फॉर्म है, ये मेरा एक प्लांट भी हो सकता है, ये मेरा एक एनिमल भी हो सकता है, ये मेरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. सो फॉर मी these all are the bio means living forms. and इनकी जो यूनिकनेस है, for me a rice plant is a different plant, for me a wheat plant is a different, mango different है, tiger different है, lion different है. So that's a uniqueness. बैक्टीरिया अलग है, प्रोटोजोन्स अलग होते हैं, तो ये भी क्या है, they are also the form of the biodiversity. So for all this biodiversity to be considered of, एक जगह जहाँ पे हम मुझे ये सब कुछ मिलने वाला है, and that is known as the hot spot. और ये हॉटस्पॉट में किसको कहती हूँ, फॉरेस्ट को. अब मेरा ये जो फॉरेस्ट है, दिस शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. आई एम गेटिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट. से इट मेरे पास इससे दो बेनिफिट आ रहे हैं. One, it may be a direct benefit for me, और एक ऐसा जो मेरे लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है. अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट दिखाऊं तो मेरे पास क्या मिल गया, मुझे पेड़ मिला, मुझे फॉडर मिला, I have got the fiber, I have got the medicines, I have got the rubber, gum, resins, टेनेंट्स. ये सारी चीजें मुझे डायरेक्ट ले जाओ जंगल में, कुछ ना कुछ खाने पीने को या इस तरीके की चीजें मुझे मिल जाएंगी. इनडायरेक्ट बेनिफिट की अगर बात करूं तो अगेन आई कुड से ये मेरे लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम आ रहे हैं, ये रेन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये मेरे लिए सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ये मेरे लिए ऑक्सीजन सप्लायर हो सकते हैं. सो अगर मैं इन इनडायरेक्ट की बात करूं, सो फॉर माय दिस, अगर मैं फॉरेस्ट को कंसिडर करूं तो ये मुझे दोनों बेनिफिट दे रहा है. मेरे लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट भी है और एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है. तो मुझे इन चीजों को क्या करके रखना पड़ेगा, आई नीड टू कंजर्व दैट. कौन आगे आएगा, द पर्सन हु कम अहेड, हु ट्राई टू protect these things. इनको हम क्या कहते हैं, we call it as an stakeholders. For me, ये कौन होते हैं, ये होते हैं मेरे stakeholders. Stakeholders क्या है, these are an assets. Assets मतलब वो लोग जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो, लिंक हो.
they may be directly or indirectly linked. The stakeholders are the assets which are associated with one of the important thing. हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट थिंग कुछ भी हो सकती है, तो उस इम्पोर्टेंट थिंग जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है उसको मुझे प्रोटेक्ट कराना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्कूल, स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए व्हाट आई नीड द स्टूडेंट्स, आई नीड द टीचर, आई नीड द पेरेंट, आई नीड द प्रिंसिपल, आई नीड द मैनेजमेंट. ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे एक स्कूल को ग्रो करने के लिए. विदाउट टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट कांट गो एट. विदाउट स्टूडेंट वो एक्सप्लेनेशन की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी. विदाउट द मैनेजमेंट वो सारी चीजें एक कंट्रोल्ड वे में वर्कआउट नहीं होगी. सो उसी तरीके से ये स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स आर द पीपल. ये हर एक इंडस्ट्री में भी स्टेक होल्डर हो सकता है. एक फॉरेस्ट के लिए भी स्टेक होल्डर हो सकता है, एक मैनेजमेंट, एक स्कूल के लिए एक स्टेक होल्डर हो सकता है, एक फैक्ट्री के लिए एक स्टेक होल्डर हो सकता है, एक बैंक के लिए स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. तो हर एक वो लोग जो उन चीजों से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. मेरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए कौन आएगा? फॉरेस्ट तो अब हम सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कहीं है जंगल, लगा रहे पेड़ ही तो है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, देयर आर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इट. एंड द फर्स्ट स्टेक होल्डर, अगर मैं फॉरेस्ट के केस में कहूँ तो दैट स्टेक होल्डर इज द लोकल पीपल, जो उस जंगल के आसपास रहते हैं. The person who are near to a forest, they are considered one of the stakeholders. ये क्या करते हैं, यहीं से लकड़ियां लेके आते हैं, they bring the medicine, they make things, और क्या करें, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, अपना सर्वाइवल भी कर रहे हैं और दूसरों को भी हेल्प आउट कर रहे हैं. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, ये जो मेरा स्टेक होल्डर है, ये स्टेक होल्डर क्या करने वाला है, ये हेल्प आउट करेगा. ये सिर्फ हेल्प आउट करेगा किसको, यहाँ पे चीजों को कंजर्व करने के लिए. एंड दिस कंजर्वेशन जो है स्टेक होल्डर की, अब लोकल पीपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. जैसे एक एग्जांपल दे रखा है वहाँ के सर्वाइवल का, कि जैसे तेंदू लीव्स जो है, these तेंदू लीव्स they are taken up by the local people to make weedies, जो उनके लिए फंक्शन हो सकता है. या फिर they could take the medicinal plants और उनसे मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकते हैं. तो लोकल पीपल दे आर फर्स्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. सेकेंड जो स्टेक होल्डर है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. बिना इसके फॉरेस्ट नहीं चल सकता. कल को कोई भी आएगा, जंगल में गया, लकड़ियां काट के ले आया, क्या फायदा होगा? जितनी भी चीजें हैं वो गए, कट करके, पोचिंग, हंटिंग करके आ गए, क्या मिलेगा एक दिन में? मतलब विद इन स्मॉल ईयर ऑफ स्पैन क्या होगा, पूरा फॉरेस्ट खत्म, कोई काम का ही नहीं है. सो दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट टेक्स केयर ऑफ दिस फॉरेस्ट सो दैट इट शुड नॉट गेट डैमेज अनयूजुअली. ठीक है, कुछ आपको इंडस्ट्रियल लोग जाएंगे फर्नीचर के लिए, लकड़ियां चाहिए या कुछ मेडिसिन के लिए, कुछ लार्ज अमाउंट में कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, किसी रिसर्चर को जाना है, so they have to take permission of this forest department. तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मेरे लिए आता है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट. ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेस्ट को क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट बनाते हैं. ये वहां से चीजें कलेक्ट करके आते हैं, दे सेल इट टू द पर्सन्स. यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज बना के, मे बी फर्नीचर, मे बी एनीथिंग, कोई भी मॉल, स्टोर्स बना के भी क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं. तो अगर ये कुछ कट करके आ रहे हैं तो दे आर बीइंग टोल्ड कि डोंट कट रेंडलेसली, आपको ऐसे ही नहीं कट करते जाना. यू कुड प्लांट अप द ट्रीज आल्सो सो दैट दे कुड बी इजीली ग्रोन अप लेटर ऑन. नेक्स्ट जो आते हैं जिनको इनसे मदद डायरेक्टली नहीं मिल रही,
लेकिन फिर भी ये क्या करके रख रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट एंड दैट आर नोन एज द वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट. These are known as the wildlife enthusiast. और ये जो मेरा वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, ये वो लोग हैं जो कि नारे लगाते हैं, जो लॉज बनाते हैं. They are the one which go for environmental protection acts. ये लोग होंगे तो हमारा फॉरेस्ट प्रिजर्व रहेगा. इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये कब आते हैं, जब सब कुछ ऑलमोस्ट खतरे के निशानों पे पहुंच जाते हैं, तब इनको जागरूकता आती है, नहीं भाई अभी हमें जाना चाहिए, अभी हमें ये लॉ लगा देना चाहिए, फॉरेस्ट कोई नहीं काटेगा, फॉरेस्ट कवर इतना होना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, घर में पेड़ लगाओ, ये करो वो करो. वो कब हुआ, एंड स्टेज पे. तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से एसोसिएटेड हैं. एंड नाउ इनमें से अगर मुझे रेट करना हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हेल्प करेगा फॉरेस्ट को ग्रो करने में, तो उसमें आते हैं ये लोकल पीपल. दे आर द वन which know the importance of the forest a lot. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसे खाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को जाने देगा. इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपना वैसे ही खराब करने वाला इंसान है कहीं ना कहीं, वो तो अपने ही फायदे सोचेगा. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, ये तब तक नहीं आएंगे, दे नॉट कम अनलेस एंड अनटिल दे आर एक्चुअली मेड इनटू एन अकाउंट कि यहाँ ये चीजें बहुत खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अब हमें इस पे क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए. सो लोकल पीपल का एक एग्जाम्पल है एक नोमैडिक शेपर्ड्स. This is a very important question also. ये जो nomadic shepherds हैं, ये क्या करते थे, ये sheep को चराने के लिए जाते थे on the Himalayan National Park में. Himalayan National Park. तो ये हिमालयन नेशनल पार्क में जब वो जाते थे तो ये sheep क्या करती थी, वो जो ग्रास है उस ग्रास को नॉर्मली खाती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा, यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह बन गई है, ये नेशनल पार्क गवर्नमेंट के अंडर आ गया है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर शीप्स इनसाइड एंड ये ग्रास वगैरह कोई खानी नहीं चाहिए. उससे क्या हुआ, ये ग्रासेस जो हैं दे स्टार्टेड बहुत बड़ी बड़ी होने लग गई. ये ग्रासेस बड़ी बड़ी होने लगी. अब ये बड़ी हुई, फ्रेश ग्रोथ नहीं हो रही, क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए तो अब वहां पे वेजिटेशन ग्रास एक लेवल पे ग्रो कर सकती है, लेकिन जब क्या होगा, ये ग्रो करनी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि नाउ इट विल फॉल डाउन क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है, रेजिस्ट नहीं कर पा रही है. एंड दैट इज व्हाई ये वाला एरिया क्या हो गया, बेरन हो गया, खाली हो गया. अब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. जबकि जब ये शीप वगैरह आते थे तो ये क्या करते थे, एक एरिया में इन्होंने क्या करवाया, ग्रेजिंग कराई, अगले एरिया में ग्रेजिंग कराई. तो दिस ग्रेजिंग जब भी होती थी वो क्या होती जा रही है, बेसिकली हर एक जगह के पैच को कवर करती जा रही है. एंड दैट वाज सॉइल इरोजन, कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी, इन सब एस्पेक्ट्स को वो क्या करते थे, they used to take into account religiously, knowing या unknowing. लेकिन क्या हो रहा था, वो नेशनल पार्क में जो ग्रोथ थी ग्रास की वो प्रॉपर होती जा रही थी. बट when it was by forest department, when they said these nomadic shepherds they will not go, उस टाइम पे क्या हुआ, that caused a problem over here and there was no fresh growth of the grass. They stated that कि local people जो है they are somehow important for this particular protection of the forest. अब so what is a stakeholder? An asset or a person which is directly or indirectly associated with the forest. And there are total 4 people. Among that, the local people are the one which live in and around the forest area. They collect
the medicines, food, fiber, fodder for their livelihood. They this forest they provide employment also. Normally employment भी मिल रही है उनको, पैसे भी मिल रहे हैं. The second are the forest department person, the persons which are actually going to control about the forest, and they are the one which will give a restricted entry for the other industrialists and for the protection against hunting and poaching and the deforestation. The third one being the industrialists, they are always associated with increasing the economic value of the forest by collecting the resources and again replanting somehow, or maybe selling it for increasing the forest area. And the last one being the wildlife enthusiasts, the persons which are associated with the forest for the protection of the forest by making the laws, by making the acts, so that the ruthless cutting and the ruthless cutting, you can say, of the trees or hunting and poaching, they should they should get avoided. And for overall, the local people are the one which would be considered as the best stakeholders for the protection of the forest. Next topic in this is dams. If I talk of dams, तो ये डैम मेरा जो है ये हेल्पफुल भी है, ये मेरा डिस्ट्रक्टफुल भी है. When I talk of a dam, that is construction of a water, collecting area, जो किसी overflowing river है, उस पानी को क्या करने वाली है, रोकने वाली है. अब ये जो डैम बनाना है, ये डैम एक एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहा है. ये डैम वाटर को भी क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, ताकि हम इसको क्या कर सके, we could use them in जब रेनी सीजन नहीं है उस टाइम पे हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज ये आपके इरिगेशन पर्पस में यूज हो रहा है, ये तो अच्छी बात है. लेकिन अगर ये हम इसके डिस्ट्रक्टफुलनेस को देखें, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें, तो क्या होगा, डैम हमेशा वहां कंस्ट्रक्ट होता है जहां पे एक नॉर्मली एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती है. तो आपने एग्रीकल्चरल लैंड खा ली. दूसरी, अगर इस डैम में पानी बहुत ज्यादा आ गया तो क्या होगा, आसपास की जो जगह है वो फ्लडेड हो जाएंगी. तीसरा एस्पेक्ट है कि अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो जर्म्स है, पैथोजन है, अगर बहुत दिनों तक ये पानी ऐसे ही स्टैग्नेंट रहा तो वो ग्रो कर सकते हैं और क्या कॉज कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं. इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इजीली बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स दे आर तीन चीजें हमारी उनके लिए डिसएडवांटेजेस प्रूव होती हैं. सबसे पहली चीज है उनको इकोनॉमिक लॉस होता है. आपने उनकी एग्रीकल्चरल लैंड तो ले ली, उनको बोल दिया नहीं हम तुम्हें इसके बदले में मुआवजा दे देंगे, हम तुम्हें ये बना के दे देंगे, काम दे देंगे कि डैम बनाओ, लेकिन उसके बाद क्या, सम ऑफ द डैम प्रोजेक्ट्स अभी तक उनको पूरे पैसे नहीं मिले हैं. गवर्नमेंट ने अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए हैं जहां पे डैम कुछ ऐसी जगह है जहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ है. सेकेंडली, सोशल लॉस. तीसरा है आपका एनवायरमेंटल लॉस. कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में अगर बन रहा है, लोकल पीपल को हटा दिया, फॉरेस्ट एरिया में बना रहे हैं, तो एनवायरमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया.
सोशली लोग जो है वो डिस्पर्स ऑफ हो गए, तो सोशल लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक पैसे जो है जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जिस मटेरियल से वो बन रहा होगा वो अच्छा नहीं होगा, सो दैट ऑल कुड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर अ डैम बिल्डर। ठीक है, जो जिसने डैम बनाया और जिन जो लोगों से उन जमीन को या फॉरेस्ट को लिया है, सो दिस इज अगेन अ वे where what we can say the forest, ये जो डैम की प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन डैम कहीं ना कहीं क्या लेके आता है, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस जो है उन दोनों को क्या करेगा, ये लेके आएगा।